नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकांक्षा क्लासेज में। मैं राहुल सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की अगली प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपसे रूबरू होने के लिए मैं आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न से। ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है ये पूछ रहा है ये। तो ग्रेट बैरियर रीफ बताना है। ऑप्शन है हमारे प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, इनमें से कोई नहीं, अटलांटिक महासागर में। तो ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक प्रवाल भित्ति है, शैवाल भित्ति है। तो ये बताना है कहाँ पे है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसके बारे में बता देता हूँ। एक अपना महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी जो आकृति है वो यूँ समथिंग यूँ है, ऐसे करके है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका जो ये छोर है, ये वाला यहाँ पे, तो ये है उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी। ये तो ये पूर्व, ये उत्तर। तो ये उत्तर पूर्वी जो भाग है ना, इसमें एक यहाँ पे प्रांत लगता है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के जो तटीय भाग है ना, इसमें ही ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है जिसकी लंबाई है लगभग 1200 मील के आसपास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना, 1200 मील के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे, मतलब किस चीज़ से बने थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर। पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से या बांस से। तो इनमें पक्की ईंटें पाई गई थी, तो ईंट से बने हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पक्की ईंट की नाली मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा से। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये घर ईंटों से बने हुए थे, पक्की ईंटों से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जामनगर महाराष्ट्र से, नुमालीगढ़ गुजरात, पाननगुड़ी तमिलनाडु, हल्दिया उड़ीसा। तो क्या जामनगर महाराष्ट्र में है? नहीं, ये तो गुजरात में है। तो जामनगर गुजरात में। नुमालीगढ़ असम में? नहीं, ये असम में होता है। नुमालीगढ़ गुजरात में नहीं है, असम में है। ठीक है। पाननगुड़ी तमिलनाडु, ये ठीक है, पाननगुड़ी तमिलनाडु में है। हल्दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अपना, पाननगुड़ी तमिलनाडु में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन नदियों का उद्गम बिंदु लगभग समान है। कौन कौन सी नदियाँ एक जगह से निकलती हैं। तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नहीं, सिंधु और गंगा नहीं, नहीं गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, और सिंधु निकलती है मानसरोवर जो तिब्बत की झील है वहाँ से। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है, और गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो एक जगह से ये नहीं है। हाँ, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानसरोवर की जो तिब्बत की मानसरोवर झील है, इससे ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, जो कि फिर यूँ चीन में बहकर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है इंडिया में। और सिंधु यहाँ से ही निकल के सीधा जम्मू कश्मीर से बह के इधर पाकिस्तान में चली जाती है। तो एक जगह से ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है वो लगभग पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इनमें से कोई नहीं, कथकली। तो कौन सा नृत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। कथकली है, ये केरल का है, केरल का है। और भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु का है। ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देवता को कोणार्क का मुख्य मंदिर समर्पित है। मतलब कोणार्क में जो मंदिर है वो किसको समर्पित है। भगवान काली, भगवान सूर्य, भगवान शिव, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। सूर्य भगवान का कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि पुरी एक ज़िला है उड़ीसा का। तो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोणार्क का मंदिर है वो सूर्य मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण क्या कहलाता है। मतलब उचित मूल्य की जो दुकान है
उनसे वस्तुओं का जो वितरण है वो उसे क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहकारी सोसाइटी, सार्वजनिक उपयोगिता एजेंसी। तो जो उचित मूल्य की दुकान है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की पांच नदियाँ सिंधु से कहाँ पर मिलती हैं? मिठानकोट, हजारा, इनमें से कोई नहीं, पठानकोट। तो ये सिंधु की जो पांच नदियाँ हैं वो सिंधु में, तो सिंधु तो पहले ही पाकिस्तान में चली जाती है, तो पाकिस्तान का एक स्थान है मिठानकोट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना, मिठानकोट है। और जो पंजाब की पांच नदियाँ हैं, सतलज, रावी, व्यास और झेलम, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये पांच नदियां हैं जो कि मिठानकोट में जाके सारी सिंधु नदी में मिल जाती हैं पंजाब की। और पंजाब का नाम भी पंजाब का कैसे पड़ा है? इन पांच नदियों के आधार पर ही पंजाब का नाम पड़ा है, तो ध्यान रखना। सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब ये हैं, ऊपर से आती हैं और पंजाब से होती हुई पाकिस्तान की मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग कंपनी को किसको ऋण मंजूर करने पर प्रतिबंध है? जो बैंकिंग कंपनियां हैं उनको वो किसको ऋण नहीं दे सकती हैं? बैंक में कार्य करने वाला स्टाफ, विदेश जाने वाले छात्र, व्यावसायिक, बैंक के निदेशक। तो जो निदेशक ही होगा उसको तो बैंक लोन दे ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैंक के निदेशक को नहीं दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट कार्ड जारी करना किसका घटक है? जो क्रेडिट कार्ड है वो किन्हें दिया जाता है? रूरल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, माइक्रो, कॉरपोरेट बैंकिंग। तो ये रिटेल बैंकिंग को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड रिटेल बैंकिंग से संबंधित है, उसको ही जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 8 के तहत निम्न में से कौन सा व्यवसाय निषेधित है? कौन सा व्यवसाय निषेधित है? पट्टा, फुटकर व्यापार, बंद पत्र, न्याय का निष्पादन। तो न्याय का निष्पादन है वो इसका रिलेटेड नहीं आ रहा है, बाकी तीनों रिलेट में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्याय का निष्पादन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो उसका लक्ष्य क्या है? शहरी झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों को शिक्षा प्रदान करना, नए विद्यालय विशेषकर लड़कियों के लिए खोलना, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, प्रौढ़ साक्षरता को प्रोत्साहन देना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है यह है शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए प्राथमिक क्षेत्र में हैं, पिछड़े क्षेत्र में जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रदान करवाई जाती है इसके तहत। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शैक्षिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र में है ना, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ब्याज दर वाला ऋण कहलाता है? निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? सुलभ ऋण, पूंजी ऋण, वास्तविक ऋण या दुर्लभ ऋण। तो निम्न ब्याज दर पे है तो आसानी से उपलब्ध होगा, तो सुलभ ऋण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? जो पंचवर्षीय योजना है उसको सर्वोच्च निकाय कौन सा है जो स्वीकृति देता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। तो पंचवर्षीय योजना में विकास से संबंधित बातें आएंगी तो राष्ट्रीय विकास परिषद देगा, मंत्री परिषद देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी प्रथम आयोग की अध्यक्षता है वो किसने की थी? वीपी मंडल, काका साहेब कालेलकर, इनमें से कोई नहीं, एमएच बेग। तो पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्ष जो प्रथम आयोग था वो बना था 1953 में बना था, तो इसकी पहली अध्यक्षता है वो काका साहेब कालेलकर ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सेकंड बना था वो 1978 में बना था, तब इसकी वीपी मंडल ने अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करती है। पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्माण करती है, सही बात है। कारण, भारत नियोजन के सोवियत पैटर्न का अनुसरण करता है। भारत नियोजन के सोवियत पैटर्न का
सोवियत जो पैटर्न है उसका अनुसरण करता है, ये भी बात सही है। तो देखते हैं अपने ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये तो गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए दोनों कथन सही हैं और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए, कितनी आयु का होना चाहिए? राज्य विधानसभा की बात कर रहा है, यानी कि सीएम के लेवल की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री किसी का भी हो सकता है। तो वो कितनी उम्र का होना चाहिए? विधानसभा का जो सदस्य होता है वो कितनी साल का होना चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, इनमें से कोई नहीं, लोकसभा में। तो धन विधेयक है वो केवल किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, केवल धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन विलंब कर सकती है, उसमें कोई संशोधन या रुकावट नहीं ला सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार है एक मूलभूत अधिकार, एक मुक्त अधिकार, एक सार्वत्रिक अधिकार, एक विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार है वो पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको मूल अधिकारों से हटा के संविधान के अनुच्छेद 300 कै में इसे विधिक जो अधिकार है, विधायी अधिकार है, उसका एक दर्जा दे दिया गया है। तो एक विधिक अधिकार वर्तमान में हो गया है। ठीक है, संपत्ति का एक विधायी अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है संपत्ति का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि हदबंदी क्या है? भूमि हदबंदी की बात कर रहा है, तो भूमि हदबंदी क्या है? ग्रामीण भूधारण को वर्तमान स्तर पर नियत करना, परिवार द्वारा धारित भूमि की मात्रा को नियत करना, सिंचाई उद्देश्यों के लिए भू क्षेत्र नियत करना, शहरी भूधारण को वर्तमान स्तर पर नियत करना। तो भूमि हदबंदी की बात कर रहा है, तो भूमि हदबंदी परिवार द्वारा धारित भूमि की मात्रा को नियत करती है। भूमि हदबंदी परिवार द्वारा धारित जो भूमि की मात्रा है उसको नियत करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, द्रव्यमान संरक्षण। तो एक बात आप ध्यान रखिए, रॉकेट है वो हमेशा एक सीधी दिशा में जाता है, तो ये हमेशा संवेग संरक्षण पर काम करता है, संवेग संरक्षण पर काम करेगा। और रॉकेट है वो जो न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उस पर भी लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क का रजतित तल उष्मा के अंतरण को रोकता है। जो थर्मस फ्लास्क है का रजतित जो तल है वो उष्मा के अंतरण को रोकता है। तो संवहन से रोकता है, विकिरण से रोकता है, चालन से रोकता है, इन सभी से रोकता है। तो जो रजतित तल है वो इन तीनों से रोकता है, संवहन, विकिरण और चालन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन सभी से रोकता है। ठीक है, वो थर्मस फ्लास्क में अगर हम गर्म पदार्थ डालेंगे तो फिर वो उसके नहीं तो उसकी उष्मा को बाहर निकलने देता है, नहीं बाहर को अंदर आने देता है। तो नहीं तो विकिरण प्रकार से उसमें कुछ हो सकता है, न चालन से न संवहन से। तो इन सभी से इसको अंतरण को आने से रोकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटियाँ सामाजिक कीट हैं क्योंकि वे वनों में रहती हैं, उनकी भाषा एक होती है, वे भोजन साझा करती हैं, वे कॉलोनी में रहती हैं। चींटियाँ और एक होता है ये जो जिसे बोल सकते हैं अपन कीट, केवल दो ही होते हैं, जैसे घरेलू मक्खी हो गई, तो ये केवल कॉलोनी में रहती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक कीट बोल सकते हैं इनको अपन, तो वे कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या है? निम्न किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या है? कार्बन, टिन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयोडीन। क्योंकि जब भी हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तब इनके परमाणु जो त्रिज्या है उसमें वृद्धि होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है, कौन सा है जो पाचन अंग में कार्य नहीं करता है? कोलन, लाला ग्रंथि, पित्ताशय, जीभ। तो कौन सा है? कोलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोलन है जो नहीं है, पित्ताशय भी है, जीभ भी है, वो पाचन अंग में सहायता करती है, लाला ग्रंथि भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म चुनिए। उभयचर में एकल परिसंचरण होता है, सरीसृप में दोहरा होता है, पक्षी में एकल होता है, मछलियों में दोहरा होता है। तो कौन सा सही है? तो मछलियों में दोहरा होता है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। हार्मोन्स किन में नहीं पाए जाते हैं? बंदर में, जीवाणु में, बिल्ली में, चूहे में। तो बंदर में भी पाए जाते हैं, बिल्ली में भी होते हैं, चूहे में भी होते हैं, जीवाणु में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवाणु में नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खून चूसने वाले जीव हैं केचुआ, जोंक, पिनकृमि, अंकुशकृमि। तो खून चूसने वाले जीव की बात कर रहा है। केचुआ तो है जो किसान का सेवक कहा जा सकता है इसको, जो कि कंपोस्ट खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट, उसको बनाने में काम आता है। बहुत ही उत्तम किस्म की खाद होती है इसकी। तो खून तो नहीं चूसता ये। तो जोक है, जोक आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जोक ज़्यादातर पशुओं वगैरह में मिलती है, ये पानी में ज़्यादा पाई जाती है, तो जोक हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक जो विज्ञान की भाषा में नाम बताऊं तो हीरोडिनेरिया बोलते हैं इसको, हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप याद रखना, हीरोडिनोरिया भी जोक को ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट के किस चरण से रेशम प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट के किस चरण से रेशम प्राप्त किया जाता है? प्यूपा, ककून, वयस्क, कैटरपिलर। तो जो है रेशम कीट है उसके किस चरण से रेशम प्राप्त करते हैं? तो एक प्यूपा होता है, उसके लार टाइप होता है, तो उससे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षीकरण किसके कार्यकरण पर आधारित है? आरएच रक्त समूह, बक्सक कोशिका, स्मृति कोशिका, इंटरफेरोन। तो प्रतिरक्षीकरण है वो किस पर आधारित है? तो बक्सक कोशिका पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बक्सक कोशिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है, वह अनुभव करती है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो वह क्या अनुभव करेगी? एक बल, लेकिन बल आघूर्ण नहीं, एक बल आघूर्ण लेकिन एक बल नहीं, ना तो बल और ना ही बल आघूर्ण, एक बल और एक बल आघूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक बल लेकिन बल आघूर्ण नहीं। तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं होगा, बल जरूर क्या नाम है वो अनुभव करेगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली है, उसमें किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विकिरण, चलित कणों, संवहन, चालन। तो विद्युत केतली है, उसमें नाइक्रोम के टाइप में आता है, तो चालन के द्वारा होती है, उसमें ऊष्मा का चालन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया था? तो जी है, उसका प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? कोपरनिक्स, ब्रुकलेटर, इनमें से कोई नहीं, क्वेंडिस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्वेंडिस ने जी का सही मान बताया था, प्रायोगिक मान बताया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दृश्य होता है? तो अपने को यह बताना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दृश्य होता है? क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, इनमें से कोई नहीं, कोरोना। तो सबसे बाहरी परत होती है कोरोना होती है सूर्य की, तो यही दृश्य होती है, बाहर में दिखती है जब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, अमावस्या। ठीक है, और चंद्र ग्रहण की बात करें तो वो पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जी पर निर्भर नहीं होता, जी का सम्मिश्र फलन है, जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो हमेशा जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, प्रत्यक्ष समानुपाती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित करता है? जो सरल आवर्तक गति होती है यूँ होती है, सरल आवर्तक गति होती है, ये यूँ चलती रहेगी। तो
इसको कौन सही व्याख्यापित करता है? डिस्क नहीं, लोलक इनमें से कोई नहीं, बेलन। तो लोलक है वो करती है जो कि घड़ी में होता है ना अपने, जैसे क्या बोलते हैं, लोलक वाली घड़ी होती है तो उसमें ऐसे आता है, तो ये इधर 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 एक ही मतलब दिशा में चलता रहता है यूं यूं, तो इसे सरल आवर्तक गति कहते हैं। तो ये इसे सही व्याख्यापित लोलक कर देगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का क्या कार्य है? कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। यह कंप्यूटर से आउटपुट लेने की अनुमति देता है। यह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि के सभी कार्यों को करता है, इनमें से कोई नहीं। यह कीबोर्ड को कंप्यूटर पर लिखने की अनुमति देता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो यह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कि सभी कार्य करता है। जो सीपीयू होता है उसके सभी कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर ही देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रकृति से सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है। कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उनमें सबसे शुद्ध रूप में कौन सा पाया जाता है? ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक के रूप में, कोयले के रूप में, डायमंड के रूप में, डायमंड हीरा बोल सकते हैं। तो कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में डायमंड पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? एक गेंद है जिसे हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ये गई, तो उच्चतम वेग पर जो उच्चतम बिंदु होता है इस पे इसका वेग बताना है। तो ये ऊपर जाके थोड़ा सा रुकेगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका वेग उस समय जब उच्चतम बिंदु होगा, सबसे ऊंचा बिंदु यही होगा, तो इस पर हमेशा वेग इसका शून्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्लॉक तत्व यह भी कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को क्या बोलते हैं? भीतरी संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, पायरेनियम तत्व, क्षारीय तत्व। तो जो डी ब्लॉक तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। इनका जो कक्ष है वो अपूर्ण रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपने 40 मोस्ट MCQ थे। आपको कैसे लगे, आपका स्कोर क्या रहा, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।